इंग्लिश ऐसे के पेपर में 8 चीजों को अगर आप इंश्योर कर लेते हैं तो आप इंग्लिश ऐसे के पेपर को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। इंग्लिश ऐसे का पेपर चाहे पीएमएस का हो, चाहे सीएसएस का हो, चाहे पीपीएससी की तरफ से हो, चाहे एफपीएससी की तरफ से हो, चाहे एसडीओ पैरा का इंग्लिश ऐसे का पेपर हो, या असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन का इंग्लिश ऐसे का पेपर हो, चाहे असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल का इंग्लिश ऐसे का पेपर हो, चाहे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल का इंग्लिश ऐसे का पेपर हो, चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर का इंग्लिश ऐसे का पेपर हो, कोई भी इंग्लिश ऐसे का पेपर हो, उसको क्वालिफाई करने के लिए 8 चीज़ों की तरफ तवज्जो बहुत ज़रूरी है। इन 8 चीज़ों को अगर आप इंश्योर कर लेते हैं तो यू कैन। फर्स्ट थिंग कि अगर आपके सामने पेपर आता है, जैसे सीएसएस के पेपर में 10 टॉपिक पूछे जाते हैं, पीएमएस के इंग्लिश ऐसे के पेपर अंदर 5 टॉपिक दिए जाते हैं, उनमें से एक टॉपिक को चूज करके उसके ऊपर इंग्लिश ऐसे लिखना होता है। सीएसएस में 3 घंटे में, पीएमएस में 2 घंटे में। और अगर देखा जाए, जैसे रिसेंटली कुछ अरसा पहले तहसीलदार का इंग्लिश ऐसे का पेपर हुआ, तो 2 घंटों में इंग्लिश ऐसे का पेपर करना था। तो अमूमन 2 से 3 घंटे का इंग्लिश ऐसे का पेपर होता है। तो पहली बात यह है कि जब आपके सामने पेपर आता है तो आपने जो टॉपिक्स दिए होते हैं उनमें से एक राइट टॉपिक का इंतखाब करना जरूरी है आपके लिए। राइट टॉपिक से मुराद ये है कि कुछ टॉपिक्स आजकल कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर सीएसएस में, पीएमएस में और बाकी जो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा का पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हो जो भी रिसेंटली हुआ है फॉर द जॉब ऑफ प्रोविंशियल प्लानिंग सर्विस ऑफिसर, तो ज़्यादातर जो ट्रेंड देखा जा रहा है इंग्लिश ऐसे के पेपर में, टॉपिक्स जो होते हैं वो कोटेशन बेस्ड होते हैं, फिलोसॉफिकल टाइप के होते हैं, लिटरेरी टाइप के होते हैं, कोटेशन बेस्ड पेपर होते हैं, इंग्लिश ऐसे के टॉपिक्स होते हैं। अब अगर कोटेशन बेस्ड टॉपिक है तो उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपका लिटरेरी माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लिटरेरी एसेज लिखने का तजर्बा नहीं है तो आप कोटेशन बेस ऐसे को चूज ना करें। कोटेशन बेस एसेज क्या रिक्वायर करते हैं कि एक एक रीज़न, आपकी इमेजिनेशन, आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और इंटरप्रिटेशन की स्किल चाहते हैं कि अगर कोई टॉपिक हो उसके अंदर कोई कोटेशन दी हुई हो तो आप उस कोटेशन को क्या राइटफुली, इन राइट वे आप उसको अंडरस्टैंड या डी कोड या डाइसेक्ट या अनफोल्ड कर सकते हैं। अगर आप अनफोल्ड कर देंगे तो फिर आप उसको देखेंगे कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उसको अप्लाई करके आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप कोटेशन बेस ऐसे में माठे हैं, जो लिटरेरी ऐसे से आप डरते हैं, तो फिर आप कोशिश करें कि एनालिटिकल एसेस पिक करें। एनालिटिकल एसेस वो होंगे जिसमें किसी चीज़ के कॉजेज, किसी चीज़ के इफेक्ट्स, या किसी चीज़ के चैलेंजेस, किसी चीज़ के सोल्यूशन, या किसी चीज़ की इम्प्लीकेशन के हवाले से आपने, वे फॉरवर्ड के हवाले से आपने ऐसे करना होगा। तो ऐसे एसेस बड़े सिंपल होते हैं कि आप कोई भी टॉपिक है उसके अंदर देखें कि क्या इसमें कॉजेज या इफेक्ट्स या चैलेंजेस या सॉल्यूशंस या वे फॉरवर्ड जो है, अगर मैं लिखूं तो ये ऐसे उस कैटेगरी में आता है। तो वो सिंपली है कि 3 कॉजेज लिखें, 3 सॉल्यूशन लिखें और 2 वे फॉरवर्ड लिख के ऐसे को कंक्लूड कर दें। इसी तरह कुछ ऐसे जो होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, उसमें सिंपली आपने डिस्क्राइब करना होता है, जैसे रोल ऑफ मीडिया इन वेमेन एम्पावरमेंट, या इंपॉर्टेंस ऑफ कोई भी चीज़ हो सकती है। तो वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होते हैं, उसको डिस्क्राइब करने होते हैं, वो बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। तो आपने राइट टॉपिक का इंतखाब करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी आपके सामने पेपर आए तो पहले 2 से 4 मिनट में, इवन कि आप 10 मिनट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने राइट टॉपिक का इंतखाब ना किया तो बाकी के जो 1.5 घंटा या 2.5 घंटे होंगे, या 2.25 घंटे, या जो जितना भी टाइम होगा जो आप बाकी पेपर एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, वो फजूल जाएगा अगर आपने राइट टॉपिक का इंतखाब ना किया। पहली बात सिलेक्शन ऑफ राइट टॉपिक। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि आप ऐसे की आउटलाइन लाजमी ड्रा करें। आउटलाइन के लिए क्या होता है, जैसे पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन की होती है, दूसरी हेडिंग के अंदर आप कोई ओवरव्यू या कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, तीसरी में आप चैलेंजेस लिख सकते हैं, चौथी में आप सोल्यूशन दे सकते हैं, पांचवी हेडिंग के अंदर आप वे फॉरवर्ड, छठी में आप कंक्लूजन की हेडिंग दे सकते हैं। तो आउटलाइन का ड्रा करना बहुत ज़रूरी है। और याद रखें, आउटलाइन के अंदर जो मेन आउटलाइन होती हैं वो फ्रेजेस की शक्ल में होती हैं, जो सब आउटलाइन होती हैं, जैसे चैलेंजेस की हेडिंग है तो वो फ्रेज की शक्ल में होगी, उसके नीचे जो सब हेडिंग होंगी जिसमें चैलेंजेस आप मेंशन करेंगे वो सेंटेंसेस की शक्ल में होती हैं। तो आउटलाइन का ड्रा करना बहुत ज़रूरी है। सीएसएस के पेपर में, पीएमएस के पेपर में कैटेगोरिकली लिखा होता है कि आप पहले आउटलाइन ड्रा करें। अमूमन कैंडिडेट्स जो हैं वो इंग्लिश ऐसे का पेपर जब सामने आता है तो ऊपर दी गई इंस्ट्रक्शन, चाहे वो 2 लाइन में हो, 3 लाइन में हो, वो नहीं पढ़ते। तो आउटलाइन इज मैंडेटरी, इट इज मस्ट, क्योंकि आउटलाइन के बाकायदा नंबर होते हैं। आउटलाइन का क्या मकसद होता है कि आपका एग्जामिनर देखना चाहता है कि ये जो कैंडिडेट है इस ऐसे के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखेगा। कॉजेज लिखेगा, इफेक्ट्स लिखेगा, जस्ट चैलेंजेस लिखेगा, सोल्यूशन लिखेगा, वे फॉरवर्ड लिखेगा,
तो आपका जो आउटलाइन होता है वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। अगर फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा नहीं पड़ता तो एग्जामिनर जो है वो लीस्ट इंटरेस्टेड होता है आपका पूरा ऐसे पढ़ने में। और अगर आउटलाइन आपकी बहुत अच्छी है तो फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो अच्छा अगर पड़ गया तो एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा आपके ऐसे के दो तीन पैराग्राफ को देखने का। सो आउटलाइन के ऊपर तवज्जो दें। आउटलाइन आप नीटली ड्रा करें, पहले उसका एंड के जो पेजेस होते हैं वहां जाकर रफ वर्क करें और फिर उसको नीट करके आउटलाइन के ऊपर आपके अगर 40-45 मिनट लग जाते हैं 3 घंटे के ऐसे में या इवन के 2 घंटे के ऐसे में, तो वो 40 से 45 मिनट आप उसके ऊपर लगाएं। दो बात है। तीसरी बात तीसरी बात यह है कि जो इन आउटलाइन के बाद एग्जामिनर सबसे पहले आपकी आउटलाइन देखते हैं, उसके बाद एग्जामिनर क्या चीज देखते हैं, आपका इंट्रोडक्शन। आप इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ है, अगर बाकी हर पैराग्राफ के ऊपर आप 7 मिनट लगा रहे हैं तो इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के ऊपर आप 12 मिनट 14 मिनट भी लगा सकते हैं। क्योंकि जो इंट्रोडक्शन के आउटलाइन के बाद जो पहली तवज्जो पड़ती है एग्जामिनर की वो इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में पड़ती है। और इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ का फार्मूला ये है कि सबसे पहले आप जर्नली उसको स्टार्ट करें। बेशक पाकिस्तान सेंट्रिक ऐसे भी क्यों नहीं है, तो आप उसको जर्नली स्टार्ट करें। कोई भी फिनोमेना है, करप्शन है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, गवर्नेंस है, डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, कोई भी टॉपिक है, इवन के टेररिज्म है अगर, या टूरिज्म है, किसी टॉपिक पे भी, या सपोज इन्फोर्समेंट के ऊपर है, या व्हाट्सएवर किसी टॉपिक पे भी अगर इंग्लिश ऐसे आता है, इलेक्शन के रिलेटेड है, तो आप सबसे पहले एक जनरल सेंटेंस से स्टार्ट करें, जेनेरिक स्टार्ट करें। और आउटलाइन का फार्मूला जो इंट्रोडक्शन के फार्मूला होता है इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ का, कि आप जर्नली स्टार्ट करके जेनेरिकली आप उसको करते आते हैं, स्पेसिफाई करते जाते हैं। तो पहले आप जेनेरिकली जेनेरिक सेंटेंस से स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ होगा, उसके बाद उसको ज़रा एक्सप्लेन करें उस फिनोमेना का जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं। फिर आप उसको पाकिस्तान सेंट्रिक करते जाएं। फिर आप उसके अंदर जो है बताएं कि इस जो ऐसे के अंदर जो मेन मेन चीज़ें हैं उनको बयान करते हुए जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है उसकी एंडिंग करें थीसिस स्टेटमेंट पे। तो तीसरी चीज ये है हमने पहली बताई कि सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। दूसरी चीज आपने हमने बताई कि आप आउटलाइन पे गौर करें। तीसरी बात यह है कि इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ आपका ब्यूटीफुली एंड लॉजिकली और एरर फ्री, स्पेलिंग मिस्टेक उसमें नहीं होने चाहिए और नीटली लिखा हुआ होना चाहिए। और इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ की एंडिंग लाइन जो होती है वो होनी चाहिए थीसिस स्टेटमेंट पे। ये तीन बातें हो गई। चौथी बात यह है कि इंट्रोडक्शन के बाद जो बाकी बॉडी पैराग्राफ लिखेंगे, इंट्रोडक्शन का भी एक ही पैराग्राफ होता है, उसके बाद जो बाकी बॉडी पैराग्राफ्स होंगे वो चैलेंजेस के पैराग्राफ हैं, सॉल्यूशंस के पैराग्राफ हैं, वे फॉरवर्ड के पैराग्राफ हैं। तो हर बॉडी पैराग्राफ जो है उसके ऊपर तवज्जो दें। बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, पैराग्राफ कोई भी हो, देखिए इंग्लिश ऐसे क्या चीज़ है, वो डिफरेंट बॉडी पैराग्राफ का मजमूआ है। हो सकता है कि आपके ऐसे में 10 बॉडी पैराग्राफ हो, तो जो 10 पैराग्राफ हैं उनके मजमूए को हम ऐसे कहते हैं। तो हर पैराग्राफ बेसिकली एक ऐसे होता है। एक पैराग्राफ जब स्टार्ट होता है तो उसका ओपनिंग सेंटेंस होता है, उसको इंतहाई सिंपल रखें। हर पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस होता है उसको हम ओपनिंग सेंटेंस कहते हैं, वो सिंपल होना चाहिए। और उस पैराग्राफ उस सेंटेंस के अंदर एक पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस होता है उसमें वो उस पूरे पैराग्राफ में अंदर जो चीज़ें बयान की गई हैं वो एक ही सेंटेंस में लिखें। यानी एक पैराग्राफ का जो निचोड़ होता है वो पहले सेंटेंस में होता है। तो उस पहले सेंटेंस को आप इस तरह लिखें कि उस पूरा पैराग्राफ जो है उसका टॉपिक सेंटेंस हो, ओपनिंग सेंटेंस हो वो। और उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद पता चल जाए एग्जामिनर को कि इस पूरे पैराग्राफ में ये स्टूडेंट क्या लिखेगा। तो पैराग्राफ बॉडी पैराग्राफ के ऊपर अटेंशन दें कि हर पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस है उसको कंसाइज प्रिसाइज लिखें, टू द पॉइंट लिखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखें। और उसमें ये रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए कि ये बॉडी पैराग्राफ जो है पूरे पैराग्राफ में ये कैंडिडेट क्या लिखेगा। जो पहला सेंटेंस होगा वो ओपनिंग सेंटेंस हर पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस है उसको हम टॉपिक सेंटेंस भी कहते हैं। उसके बाद उसको थोड़ा सा डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें, उसमें कोई फैक्ट एंड फिगर दें, उसमें किसी किताब का हवाला दें, उसमें किसी आथर का हवाला दें, उसमें किसी रिपोर्ट का हवाला दें, उसमें किसी सर्वे का हवाला दें, उसमें किसी रिसर्च रिपोर्ट का हवाला दें। यानी कि टॉपिक सेंटेंस के बाद उसको एक्सप्लेन करने के बाद या डिफाइन करने के बाद उसकी उस बात को अपने उस आर्गूमेंट को, क्योंकि हर पैराग्राफ में एक आर्गूमेंट होता है तो वो जो टॉपिक सेंटेंस में रिफ्लेक्ट होता है। तो एक अगर पैराग्राफ है उसका जो पहला सेंटेंस है जिसको हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं उसमें आपका मेन स्टांस या मेन आर्गुमेंट पड़ी होगी। उस पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस है टॉपिक सेंटेंस, उसको आगे दूसरे सेंटेंस के अंदर आप एलाबोरेट करें, आगे तीसरे में एक्सप्लेन करें, चौथे में आप उसके ऊपर कोई फैक्ट एंड फिगर की मदद से या किसी किताब की मदद से या किसी रिपोर्ट की मदद से या किसी इंडेक्स, रिसर्च इंडेक्स जैसे होता है, जैसे रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स है, जैसे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, जैसे वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडेक्स है।
तो कोई भी इंडेक्स है उसका हवाला दे के उसको सब्सटेंशिएट करें, जो आपका स्टांस आपने लिया हुआ है उस पैराग्राफ के अंदर, उसको उसको सब्सटेंशिएट करें, उसको वैलिडेट करें, उसको इंडोर्स करें, साबित करें। और जो एक पैराग्राफ की जो जब एक पैराग्राफ आप लिख चुके होते हैं तो उसका जो आखिरी सेंटेंस होता है वो इस तरह लिखें कि आपका जो टॉपिक सेंटेंस था वो प्रूव भी हो जाए और इशारा मिल जाए कि आप इससे आगे क्या बयान करने जा रहे हैं। या सादा अल्फाज में कि एक पैराग्राफ जब खत्म कर रहे होते हैं तो उसका जो आखिरी आखिरी सेंटेंस है उससे रिफ्लेक्ट हो कि ये पैराग्राफ अब खत्म हो रहा है। अब उस पैराग्राफ के बाद जो अगला बॉडी पैराग्राफ लिखेंगे तो उस पैराग्राफ को पिछले बॉडी पैराग्राफ के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि अगर चैलेंजेस के ऊपर आपने 4 पैराग्राफ लिखे हैं तो हर पैराग्राफ अगले पैराग्राफ के साथ और अगला पैराग्राफ पिछले पैराग्राफ के साथ कनेक्टेड हो। कैसे? एक पैराग्राफ को आगाज करें आप फर्स्टली से, अगले पैराग्राफ का आगाज करें सेकेंडली से, अगले पैराग्राफ का आगाज करें थर्डली से, अगले पैराग्राफ का आगाज करें फोर्थली से। अब जब एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा होगा तो एक पैराग्राफ के शुरू में लिखेगा देखेगा फर्स्टली, अगले पैराग्राफ के शुरू में देखेगा सेकंडली, अगले पैराग्राफ के शुरू में वर्ड देखेगा थर्डली, अगले पैराग्राफ के शुरू में जब वर्ड देखेगा फोर्थली। तो एक सीक्वेंस बन रही है, एक कोहेरेंस बन रही है, तो तमाम बॉडी पैराग्राफ आपस में कनेक्टेड भी हो जाएंगे। ये बात है पांचवी जो मैं बात कर रहा था। पहली बात हमने बात की सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, फिर हमने की आउटलाइन की बात, फिर हमने कहा इंट्रोडक्शन, फिर हमने कहा बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ का जैसे मैंने बता दिया कि पहला सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस होता है और बॉडी के पैराग्राफ के अंदर क्या क्या होता है, टॉपिक सेंटेंस के बाद उसको डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, किसी रिपोर्ट या किताब या इंडेक्स की मदद से उसको सब्सटेंशिएट करते हैं और उसका जो एंडिंग सेंटेंस होता है वो कंक्लूड करता है उस पैराग्राफ को। और तमाम पैराग्राफ, ये 4 बातें होगी बॉडी पैराग्राफ की। उसके बाद अगर आप सोल्यूशन का पैराग्राफ लिख रहे हैं या कंक्लूजन या चैलेंज का पैराग्राफ लिख रहे हैं या वे फॉरवर्ड का पैराग्राफ लिख रहे हैं तो ये जो बॉडी पैराग्राफ्स होंगे वो आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड कोहेरेंस। एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। सपोज पहले पैराग्राफ में अगर आपने कोई पॉवर्टी पे बात लिखी है और अगले पैराग्राफ में अनएम्प्लॉयमेंट पे बात लिखी है तो आप कह सकते हैं अपार्ट फ्रॉम, अगले पैराग्राफ में अपार्ट फ्रॉम पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट इज अनदर बिग इशू ऑफ पाकिस्तान। तो अब जो अगला पैराग्राफ होगा जिसमें आप लिखेंगे अपार्ट फ्रॉम पॉवर्टी, इसका मतलब यह है कि पिछले पैराग्राफ में आप पॉवर्टी की बात कर चुके हैं। तो यूं पैराग्राफ्स को आपस में कनेक्टेड होना चाहिए, लिंक्ड होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड कोहेरेंस। ये बातें हो गई 5। उसके बाद छठी बात यह है कि अगर आपने चैलेंजेस के पैराग्राफ लिख दिए हैं, अगर चैलेंजेस के पैराग्राफ लिख चुके हैं और उसके बाद सॉल्यूशन के पैराग्राफ लिख रहे हैं तो एक ट्रांजिशन का सेंटेंस दें। ट्रांजिशन ये होती है कि हैविंग डिस्कस्ड चैलेंजेस कन्फ्रंटेड टू पाकिस्तान in the upcoming paragraphs, in the upcoming part of the essay we would discuss, yeah, having discussed challenges confronted to Pakistan in the upcoming section of the essay, solutions paragraph would be डेलिनिएटेड और रिटन डाउन और जोटेड डाउन। तो अब वो जो लाइन होती है जिसको हम ट्रांजिशन सेंटेंस कहते हैं वो बेसिकली बता रही होती है कि इससे पहले के पैराग्राफ में क्या लिखा जा चुका है, इससे आगे क्या लिखा जाएगा। तो ट्रांजिशन जो होती है कि चैलेंजेस के पैराग्राफ से आप सोल्यूशन के पैराग्राफ की तरफ जब जा रहे होंगे, चैलेंजेस के सपोज आपने 4 पैराग्राफ लिखे हैं, उसके बाद अब आप 4 पैराग्राफ लिखना चाहते हैं सोल्यूशंस के, तो अब पता चलना चाहिए एग्जामिनर को कि चैलेंजेस के पैराग्राफ लिखे जा चुके, अब आगे जो है वो सोल्यूशंस के पैराग्राफ लिखे जाएंगे। तो इन 4 पैराग्राफ के बाद इन 4 पैराग्राफ को लिखने के दरमियान में एक सेंटेंस लिखा जाएगा जिसमें कहा जाएगा कि हैविंग डिस्कस्ड चैलेंजेस कन्फ्रंटेड टू पाकिस्तान, कॉमा इन द अपकमिंग पैराग्राफ्स सॉल्यूशंस ऑफ दीज ऑफ द अफोरमेंशन्ड चैलेंजेस वुड बी डिस्कस्ड। अब उस लाइन को, उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद, उस ट्रांजिशन को पढ़ने के बाद एग्जामिनर को आइडिया हो जाएगा कि इससे पहले चैलेंजेस आप ये बयान कर चुके हैं या कर चुकी है, इसके बाद ये है सॉल्यूशंस बयान किए जाएंगे। तो ट्रांजिशन का होना जरूरी है, ये छठी बात है। और सातवीं बात कि जब आप चैलेंज इंट्रोडक्शन भी लिख चुके हैं, सॉल्यूशन चैलेंजेस के पैराग्राफ भी लिख चुके हैं, ट्रांजिशन देख के सॉल्यूशन के पैराग्राफ भी लिख चुके हैं, तो अब आप ऐसे को, या आप सपोज कर वे फॉरवर्ड का पैराग्राफ भी लिख चुके हैं, अब आपने ऐसे को कंक्लूड लाजमी करना है। अक्सर कैंडिडेट जो होते हैं वो बहुत अच्छी आउटलाइन बनाते हैं, सबसे पहले वो अच्छे टॉपिक का इंतखाब करते हैं, फिर वो अच्छी आउटलाइन बना लेते हैं, फिर वो अच्छा इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद तमाम बाकी बॉडी पैराग्राफ भी बहुत अच्छा लिखते हैं, तमाम बॉडी पैराग्राफ को आपस में लिंक यानी कि कोहेरेंस भी पता करते हैं। और चैलेंजेस के पैराग्राफ लिखने के बाद सॉल्यूशन के पैराग्राफ लिखने से पहले ट्रांजिशन भी बहुत अच्छी दे देते हैं। लेकिन जब अभी वो कंक्लूड नहीं करते ऐसे को कि टाइम खत्म हो जाता है, यानी टाइम मैनेजमेंट नहीं होती। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप टाइम मैनेज करें ताकि ऐसे के सारे पार्ट इंपॉर्टेंट लिखें, आप आउटलाइन भी, इंट्रोडक्शन भी, उसके जितने बॉडी पैराग्राफ हैं वो भी लिखें और ऐसे को कंक्लूड लाजमी करें। अगर आप बहुत अच्छे ऐसे लिखते हैं और उसको कंक्लूड नहीं कर पाते तो
एग्जामिनर सबसे पहले आउटलाइन देखते हैं, उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, और उसके बाद एक दो पैराग्राफ बॉडी पैराग्राफ देख के एंड पे वो कंक्लूजन की तरफ लाजमी आता है कि देखें इसने ऐसे को कैसे कंक्लूड किया। अगर आपका कंक्लूजन का पैराग्राफ है ही नहीं तो उससे पहले जितना भी अच्छा ऐसे लिखा हुआ होता है तो आप ऐसे में फेल कर दिए जाते हैं। फेल से मुराद है, हो सकता है आपको 13 मार्क्स मिले, 35 मिले, 25 मिले। इवन के एग्जामिनर जब जब वो डिससेटिस्फाइड होते हैं तो आपको 0 मार्क्स बार को दे देते हैं। तो ऐसे को कंक्लूड लाजमी करें। अब कंक्लूजन के ऐसे पैराग्राफ जो है वो लास्ट पैराग्राफ होता है और वो लास्टिंग इंप्रेशन देता है, एग्जामिनर उसको लाजमी चेक करता है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर हर पैराग्राफ को ऑन एवरेज आप 7 मिनट्स दे रहे हैं और इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ को आपको चाहिए जो कि पहले होता है उसको आप 10 से 15 मिनट दें, कंक्लूजन के पैराग्राफ के लिए भी कम से कम 10 से 15 मिनट बचा के रखें, क्योंकि कंक्लूजन का पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। की इंपॉर्टेंस कहाँ मिला है, क्योंकि एग्जामिनर उसको लाजमी चेक करेगा। लास्ट इंप्रेशन इज द लास्टिंग वन। तो कंक्लूजन का जो पैराग्राफ होगा, जैसे मैंने कहा इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के अंदर आखिरी जो लाइन होती है वो थीसिस स्टेटमेंट होती है, इसी तरह इसके अपोजिट कंक्लूजन का जो पैराग्राफ होता है उसके अंदर जो पहली लाइन होती है वो थीसिस स्टेटमेंट होती है। लेकिन ये थीसिस स्टेटमेंट बिल्कुल वही नहीं होनी चाहिए जो कि इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के बिल्कुल एंड पे हो, नहीं। इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के एंड पे जो थीसिस स्टेटमेंट है उसको चेंज करके, उसके अल्फाज को चेंज करके, सिनोनिम्स यूज करके, सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करके, कंक्लूजन का जो आखिरी पैराग्राफ होगा उसकी जो ओपनिंग सेंटेंस होगी उसमें थीसिस स्टेटमेंट लिखें। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? थीसिस स्टेटमेंट में होता है कि इस ऐसे में क्या क्या बयान किया गया है, चैलेंजेस सॉल्यूशंस बयान किए गए हैं, तो ये थीसिस स्टेटमेंट है। थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर मेरा बाकायदा लेक्चर इस यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। तो कंक्लूजन का पैराग्राफ आप लाजमी उसके लिए टाइम बचा के रखें। अगर आपका ऐसे को आप प्रॉपरली कंक्लूड नहीं कर पाते और आप टाइम खत्म हो जाता है, पेपर आपसे ले लिया जाता है, तो माइंड में रखें कि देर देर इज अ वेरी लीस्ट प्रोबेबिलिटी कि आपका ऐसे पास होगा। और सबसे आखिरी बात जो मैं बात पहले भी कर चुका हूं, टाइम मैनेजमेंट। अगर ये सारे काम आप करना चाहते हैं जो मैं पहले 7 स्टेप्स बता चुका हूं, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स कि कैसे पैराग्राफ लिखे जाते हैं, पैराग्राफ्स के अंदर आपस में कोहेरेंस, उसके बाद ट्रांजिशन, उसके बाद मैंने कहा कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें आप टाइम पे तब कर पाएंगे अगर आपने अपने टाइम को मैनेज किया। देखें, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने 6 पैराग्राफ लिख दिए कंक्लूजन चैलेंजेस के, हमने 6 पैराग्राफ लिख दिए सॉल्यूशंस के, तो हमने हमारे पास टाइम कम बचा और उसके बाद हमसे पेपर ले लिया गया। देखिए, कोई भी टॉपिक हो उसके ऊपर आपने पीएचडी का थीसिस नहीं करना। कोई भी टॉपिक हो उस पर आपने किताब नहीं लिखनी। कोई भी टॉपिक हो उसके ऊपर आपने सारी बातें नहीं करनी, बल्कि आपने 2 घंटे के अंदर रहते हुए, 3 घंटे के अंदर रहते हुए थोड़ी सी बातें करनी है, लेकिन वो वैलिड बातें हों, वो लॉजिकल हों, वो रिलायबल हों, वो आर्गुमेंटेटिव हों, वो एरर फ्री हों। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि अगर 2 घंटे दिए जाए, अगर सपोज मुझे 2 घंटे बोलने को दिया जाए तो मैं दुनिया की सारी किताबों में लिखी हुई सारी बातें 2 घंटे में बयान नहीं कर सकता। इसी तरह अगर आपने लिखना होता है तो लिखने में तो आपकी स्पीड और कम हो जाती है, क्योंकि बोलने में तो 1 मिनट में हम बहुत से अल्फाज बोल लेते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो 1 मिनट में हम चंद अल्फाज ही लिख पाते हैं। तो आपने कोई भी पैराग्राफ, कोई भी टॉपिक हो उस पर, अगर आपने चैलेंजेस के पैराग्राफ लिख रहे हैं तो मैक्सिमम 3 चैलेंजेस लिखें। उन्हीं 3 चैलेंजेस को आप उनका सोल्यूशन भी दे दें। पहला पैराग्राफ चैलेंज का, दूसरा पैराग्राफ चैलेंज का, तीसरा पैराग्राफ चैलेंज का। वो जो पहला चैलेंज था उसी के ऊपर सोल्यूशन का पैराग्राफ, दूसरे चैलेंज के पैराग्राफ जो जो लिख चुके हैं, दूसरे चैलेंज के पैराग्राफ में जो भी पॉइंट है उसके ऊपर आप एक सोल्यूशन का पैराग्राफ लिखें, और तीसरा जो चैलेंज का पैराग्राफ था उसके ऊपर एक तीसरा सोल्यूशन का पैराग्राफ लिखें। तो आप कोई भी टॉपिक हो उसके सारे चैलेंजेस, सपोज एजुकेशन के जो चैलेंजेस हैं, आप वैसे तो एजुकेशन जो सेक्टर ऑफ पाकिस्तान है उसको 100 चैलेंजेस का सामना है, तो आपने 100 के 100 चैलेंजेस नहीं लिखने। कोई से 3 चैलेंज जो कि इंपॉर्टेंट हो, जो सिग्निफिकेंट हो, जो बहुत ही की इंपॉर्टेंस के हामिल हो, वो 3 चैलेंजेस लिखें, उनके 3 सोल्यूशन बताएं, एक दो दो रिकमेंडेशन दें और ऐसे को कंक्लूड कर दें। क्योंकि महदूद टाइम में आपके पास मखसूस वक्त में थोड़े से पॉइंट लिखने का टाइम होता है, उनको एरर फ्री लिखें, लॉजिकल वे में लिखें, आर्गुमेंटेटिव वे में लिखें, नीट एंड क्लीन लिखें, और कन्विंसिंग और परसुएसिव वे में लिखें कि आपका कोई भी पैराग्राफ हो वो पढ़ने के बाद एग्जामिनर को लगे कि ये बात परसुएसिव वे में, कन्विंसिंग वे में, लॉजिकल वे में, आर्गुमेंटेटिव वे में, एरर फ्री वे में लिखी गई है। उसमें इंग्लिश को स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, पंक्चुएशन की मिस्टेक्स ना हो, और वो लेजिबल भी हो, उसको पढ़ा भी जा सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कोई भी आपके सामने इंग्लिश ऐसे का पेपर आता है तो सबसे पहले आप देखेंगे कि टॉपिक के सिलेक्शन के ऊपर 5 से 10 मिनट लगाएंगे, राइट टॉपिक चूज करेंगे। जिन टॉपिक्स को के ऊपर आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप कोटेशन बेस ऐसे लिख सकते हैं तो चूज कर लें। अगर आप कोटेशन बेस ऐसे से डरते हैं, लिटरेरी ऐसे से या फिलोसॉफिकल ऐसे से, तो आप फिर
एनालिटिकल एसेस चूज करें। एनालिटिकल एसेस वो होते हैं जिसमें आप चैलेंजेस, सॉल्यूशन और वे फॉरवर्ड देते हैं, जो कॉजेज, इफेक्ट्स और वे फॉरवर्ड देते हैं। तो आप एनालिटिकल एसे चूज करें। तो टॉपिक की सिलेक्शन के ऊपर जोर दें, आउटलाइन नीट एंड क्लीन ड्रा करें, इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ को खास तौर पे अहमियत दें, उसके ऊपर टाइम लगाएं। जो जितने भी बॉडी पैराग्राफ्स हैं, हर पैराग्राफ का एक स्ट्रक्चर होता है कि पहला टॉपिक सेंटेंस है, अगली लाइन में उसको डिफाइन किया जाता है, अगली लाइन में एक्सप्लेन किया जाता है, अगली लाइन में किसी किताब या राइटर या रिसर्च रिपोर्ट या इंडेक्स की वजह से उसको प्रूव किया जाता है, और आखिरी लाइन जो एक पैराग्राफ की होती है उसमें उस पैराग्राफ को कंक्लूड किया जाता है। जैसे एक पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो पहला टॉपिक सेंटेंस होता है, तो आखिरी जो सेंटेंस एक पैराग्राफ का होता है वो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। तो हर पैराग्राफ को आप अहमियत दें। तमाम पैराग्राफ्स आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। अगर चैलेंजेस के पैराग्राफ लिख चुके हैं और उसके बाद आप सोल्यूशन के पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो उनके दरमियान में ट्रांजिशन दें कि हैविंग डिस्कस चैलेंजेस कामा अपकमिंग पैराग्राफ्स वुड डिस्कस द सॉल्यूशंस ऑफ जो भी आप टॉपिक है। तो ये जो सेंटेंस है ट्रांजिशन का, ये बता रहा है कि इससे पहले चैलेंजेस लिखे जा चुके हैं, अब इसके बाद सॉल्यूशन लिखे जाएंगे। तो ये इसको हम ट्रांजिशन का सेंटेंस कहते हैं। ट्रांजिशन लाजमी दें। अगर आप चैलेंजेस लिख चुके हैं और आप सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं, या सॉल्यूशन लिख चुके हैं और आप वे फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हैं, तो आप लिखें कि हैविंग डिस्कस्ड। अगर आप चैलेंजेस भी लिख चुके हैं, सॉल्यूशन भी लिख चुके हैं और आप वे फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हैं, तो लिखें कि हैविंग डिस्कस चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, जो भी आगे जो टॉपिक है उसके बाद कॉमा डाक लिखेंगे द अपकमिंग पैराग्राफ वुड बी, या अपकमिंग सेक्शन ऑफ द ऐसे वुड डिस्कस द वे फॉरवर्ड। तो इससे पता चल जाता है कि इससे चले उस सेंटेंस को, उस ट्रांजिशन के सेंटेंस को पढ़ने के बाद एग्जामिनर को आइडिया हो जाता है कि इससे पहले चैलेंजेस लिखे जा चुके, सॉल्यूशन लिखे जा चुके, और आगे क्या लिखा जाए, एग्जामिनर के जो स्टूडेंट है वो क्या लिखेगा, वे फॉरवर्ड। तो ट्रांजिशन देंगे। उसके बाद मैंने जैसे बताया कि आप ऐसे को प्रॉपरली कंक्लूड करें। कंक्लूजन का पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आखिरी पैराग्राफ होता है, एग्जामिनर उसको लाजमी चेक करता है। एग्जामिनर तीन चीज़ों पे बहुत जोर देता है, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन को अहमियत दें, कंक्लूजन को अहमियत दें। आउटलाइन का जैसे मैं पहले बता चुका हूं, तो कंक्लूजन का जो पैराग्राफ होगा वो भी एक पैराग्राफ ही है, उसका भी एक पहला सेंटेंस क्या होगा, टॉपिक सेंटेंस होगा। और वो टॉपिक सेंटेंस क्या होगा, मैंने बताया जैसे कि कंक्लूजन के पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस होगा वो थीसिस स्टेटमेंट होगी, वो भी कंसाइज हो, प्रिसाइज हो। क्योंकि हर पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस होता है, जो टॉपिक सेंटेंस होता है, उसको कंसाइज होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, और वो उसके अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, मैनिफेस्ट होना चाहिए कि इस पूरे पैराग्राफ में कि ये जो कैंडिडेट है वो क्या लिखेगा। तो अब थीसिस स्टेटमेंट अगर 1 से 1.5 मिनट की होगी, तो वो आप कंक्लूजन के पैराग्राफ के अंदर अल्फाज चेंज करके उसको पहला सेंटेंस बना दें। और जब आप ऐसे को कंक्लूड करें, याद रखें, तो किसी कोटेशन पे अगर एंड कर सकते हैं तो करें। अगर आपको कोटेशन नहीं याद तो कोटेशन लिखने की जरूरत नहीं है। आखिरी बात कि कुछ कैंडिडेट समझते हैं कि हमने ऐसे के अंदर कोटेशन लाजमी डालनी है। अगर रेलेवेंट कोटेशन आपको नहीं आती तो खुद से कोई कोटेशन बना के उस ऐसे में ना डालें। अगर आप एक कोटेशन लिखते हैं कि कायद आजम सैड, और वो कायद आजम ने ऐसा कहा ही कुछ नहीं है, अगर आप कहते हैं कि अल्लामा इकबाल सैड और अल्लामा इकबाल ने वो बात दुनिया अपनी जिंदगी में कभी की नहीं थी, अगर आप कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने या मतलब नेल्सन मंडेला ने ये कहा था और नेल्सन मंडेला ने वो बात कभी की नहीं है, तो खुद से क्रिएट करके, डाटा जनरेट करके ऐसे का इख्तिताम कभी भी ना करें, क्योंकि इख्तिताम के ऊपर एग्जामिनर की नज़र पड़ती है। तो अगर आपको रेलेवेंट, अप्रोप्रिएट, लॉजिकल कोई कंक्लूजन के ऊपर, आपको उस टॉपिक के ऊपर रिलेटेड कोई अगर आप आता है कोट, तो और वो आपके ऐसे के साथ उसकी कोई इंतबाक या ममासलत या एनालॉजी, या आप कह सकते हैं कि कोई कंपैटिबिलिटी है, मुताबिकत बनती है, मुवाफकत बनती है, तब वो लिखें। अदरवाइज ऐसे के एंड के ऊपर ऐसी कोई कोटेशन ना लिखें जो ऐसे के थीम्स के साथ मैच ना करती हो। Hopefully, this video was useful for you. If you have found this video important, useful, and beneficial for you people, do recommend this video to other fellows, other friends, other people in different social media, or who are present at different social media platform like in Facebook, on Facebook, or on WhatsApp, or on Insta, or whatsoever. Do recommend this video to those people whom you think that this video should be recommended. Or सबसे एंड पे कि अगर इस वीडियो के अंदर कोई आपको क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई किसी किसी किस्म की एम्बिग्यूटी है, कोई आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट से, अपने कॉम्प्लीमेंट से, अपने क्वेश्चन से मुझे इस वीडियो के बारे में फीडबैक देने से गुरेज ना कीजिएगा। आई वुड वेलकम योर ओपिनियन, योर क्रिटिसिज्म, योर कॉम्प्लीमेंट्स। आई वुड वेलकम योर feedback. I would be rather awaiting, I would be waiting for your invaluable feedback.
और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट दैट डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान, सो दैट इन in the upcoming videos I may provide you with invaluable inputs regarding essay writing, pressy writing, English grammar, and other topics related to English education. अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।